अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है। चक्कर ये भाई कि आईएमएफ क्या शोर होगा, हर जानिब हुआ है। डार साहब ने जो है वो टप्पा एक मारा है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन उड़ गई। यानी अवाम के होश ही उड़ गए ना, जो 30-35 रुपए उन्होंने इजाफा कर दिया है एकदम से यकलख्त। और आगे से कोई उनसे सवाल कहता है तो कहते हैं जी अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह चला रहा है पाकिस्तान। मतलब यार ये कोई बात है करने वाली। ऐसी पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैंने उसमें यही बताया था कि भाई ये जो नेशन स्टेट होती है, इस दौर के चैलेंजेस ही ये है कि आप इकनॉमी को बहाल रखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में रखें। एक मईशत का पहिया जो है वो चलते रहना चाहिए। लेकिन ये दो नंबरी ये करते हैं हमारे जो सियासतदान हैं कि या तो इन्हें काम करना नहीं आता या इन्हें काम करना आता है। इसी वजह से ये इतना माहिर फ्रॉड करते हैं कि आवाम जो है उसे पकड़ नहीं पाती। और शाबाश है भाई आवाम के ऊपर, वो अभी इनसे डस खाएगी, इमरान खान को लेके आ जाएगी। वो ये भूल जाएगी कि 1 साल पहले इमरान खान जो है वो इस मईशत को इस नहज तक ले गया। यानी पाकिस्तान को जो आईएमएफ के हाथों आज जिल्लत उठानी पड़ रही है, उसमें बहुत बड़ा किरदार इमरान खान का है। लेकिन खैर, इमरान खान को ले आएगी, इमरान खान से 2.5 साल 3 साल के बाद तंग होगी तो फिर वापस इन्हीं को लेके आ जाएगी। अबे भाई, तुम ऐसे लोगों को क्यों नहीं लेके आते जिनका एक प्रूवन रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनके ऊपर कभी एक पैसे की करप्शन का या बदयांती का इल्ज़ाम नहीं लगा है। पाकिस्तान में अपने दाएं बाएं देखो, तुम्हें ऐसे बीसियों लोग मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, वो मतलब टेबल टेनिस बनाया हुआ है कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यही करते रहते हैं सारा टाइम। देखें, आईएमएफ की डील को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। होता क्या है कि जब भी कोई रियासत आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास या किसी और इदारे के पास, किसी मुल्क के पास जाती है, तो या मुल्क जाता है या रियासत जाती है, हुकूमत जाती है, तो वो आदाद शुमार देखने के बाद फ़ैसला करते हैं। अच्छा, इसमें आसानी क्या होती है? अगर आसानी कहाँ होती है? आसानी यहाँ होती है कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ यूटोपिया का वज़ीर आज़म। यूटोपिया के बड़े क्लास के ताल्लुकात हैं आइबेरिया से। यूटोपिया का वज़ीर आज़म आइबेरिया के वज़ीर आज़म से मिला। उसने जाके ना आइबेरिया के वज़ीर आज़म से कहा, यार के 5 अरब की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेफिसिट है, आप मुझे दे दो, मैं 1 साल में कमा के आपको वापस दे दूँगा। वो जो आइबेरियन वो होगा ना, वो सिर्फ ये पूछेगा कि भाई तू कह तो रहा है 1 साल में मुझे दे देगा, लेकिन ये तो बता कि अगर तू नहीं दे सका तो क्या करेगा। तो मैं कहूँगा, यार अगर मैं तुम्हें नहीं दे सका तो मैं इसमें तुम्हें शेयर दे दूँगा, ये मेरा वाटर डैम की जो कंपनी है इसके अंदर हम तुम्हें शेयर देंगे, इससे तुम्हारा सिक्योर कर लेंगे। कोई इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ होती हैं उनको सिक्योर करा के आप लोन पकड़ लेते हैं। टेली कम्युनिकेशंस की कंपनीज़ होती हैं। यानी ये जो पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे थी इस्लामाबाद था लाहौर, यानी ये भी एक अजूबे, यानी ये दुनिया का नवा अजूबा था भाई। ये 8वां तो कराकोरम हाईवे, नवा अजूबा ये इसलिए था कि मोटरवे बन रही है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमने वाह वाह फैला दी। और मोटरवे साली बनी कहाँ से? इस्लामाबाद से लाहौर। यार, इस्लामाबाद कौन सा जो है वो तिजारत का मरकज़ है। चलो लाहौर तो ज़ाहिर है एक बड़ा शहर है, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो यानी 96 से लेके मेरा ख्याल है 2004-05 तक जो मोटरवे का पैच था वो वही उतना ही रहा है। उसके अलावा कोई दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। बंदा पूछे कि ये कौन सा भाई तूने न्यूयॉर्क से लंदन की मोटरवे बनाई है कि इनका ट्रेड वॉल्यूम ही इतना है कि इसके बगैर तो हमें कोई चारा ही नहीं था। तो खैर, तो और हाँ, एक और अहम बात कि ये जो आपकी मोटरवे बनाई थी नवाज शरीफ साहब ने, वो KESC को गिरवी रखकर उसके लिए पैसे पकड़े थे। तो ये मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था कि जब दो ममालिक आपस में इस किस्म का माहिदा करते हैं या फ़ंड्स रेस करते हैं, तो अपनी मौजूदा हाल किसी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट में शराकत दे देते हैं या ज़मीन दे देते हैं या कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं। तो रियासतों को फ़ायदा वहीं पर होता है जहाँ पर एक और रियासत से उन्हें पैसे पकड़ने पड़ जाएँ। अच्छा, जब मुल्क, कोई भी मुल्क जो है वो आईएमएफ के पास जाते हुए क्यों घबराता है या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हुए क्यों घबराता है, क्या वजह होती है? उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आईएमएफ आपको कर्जा देगा ना, तो वो सिर्फ आपको कर्जा नहीं देखेगा, वो कहेगा भाई आप 5 साल के अकाउंट्स लेके आ जाओ, ख़त्म बात। वो आपको कर्जा अब देखो दे भी 1 बिलियन रहा है और आपकी जिल्लत भी टाइट कर रहा है कि जब पहले जैसे अब्बू नहीं, इससे बंदा नहीं कहता कि अब्बू मैं बाहर खेलने चले जाऊं तो अब्बा जी को फ़ौरन याद आता है कि तूने पानी की बोतलें भी नहीं भरी थी, तूने पंखा भी चलता हुआ छोड़ दिया, लाइट भी तू टाइम पे नहीं बंद करता, इम्तिहान में तेरे 25 में से 24 क्यों आए, 25 में से 25, सारी बातें अब्बा जी को उसी वक्त याद आती हैं। वरना उसके अलावा आप दुनिया जहान का जो काम करते रहो, कोई नहीं, ना बड़ा भाई कुछ कहेगा ना बहन कुछ कहे। अब हम गुजरे हैं ना इससे, इसलिए कह रहे हैं। तो खैर,
अब चक्कर ये है भाई कि आईएमएफ कहता है कि देखो भाई हम तुम्हें पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी अपनी मईशत है तुम उसके हालात तो देखो। फिर वो आपको बताता है कि मिसाल के तौर पे आपकी कुल मईशत का साइज़ 100 रुपया है, ठीक है, जिसमें से आप जो रियासत की अर्निंग हो रही है वो 50 रुपये हो रही है। ये मैं बिल्कुल बहुत ही वेग से नंबर बना रहा हूँ। अब कोई ये ना कह देना ओ नहीं नहीं 100 रुपया अगर जीडीपी है या टोटल हो जाए तो 50 रुपया अर्निंग कैसे है। मैं आप आम आदमी को समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि आईएमएफ ये कहता है कि अच्छा जी देखो पेट्रोल से आप इसमें इतना पैसा कमा रहे हैं, पेट्रोल से टैक्सेशन पे, आप बिजली की टैक्सेशन से इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप इतना पैसा दे भी रहे हैं, इतना पैसा आप जो है वो डेट सर्विसिंग से ले रहे हैं, इतना पैसा आप बैंकों के ज़रिए से कमा रहे हैं, इतना पैसा जो है वो आप, यानी वो आईएमएफ आपको ना एक फुल ब्रेकडाउन बताता है कि आपकी जो इकॉनमी है उसका एक्सरे शॉट या अल्ट्रासाउंड शॉट भाईजान ये है, ये काम आप कर रहे हैं, इस इन चीज़ों पे आपने लोड ज़्यादा डाला हुआ है, इन चीज़ों के ऊपर आपने बिल्कुल लोड नहीं डाला हुआ। तो आईएमएफ ये कहता है कि देखो हम कर्जा तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी मईशत को बेहतर करेंगे। हम पैसा इसलिए नहीं दे रहे तुम्हें कि तुम आए हमारे पास कशकोल लेके, हमने कहा जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जवानी। चक्कर ये होता है कि आईएमएफ कहता है कि देखो तुम्हारी इतनी जो है वो फॉरेन एक्सपोर्ट जनरेट हो रही है, तुम इतनी सब्सिडी दे रहे हो, यहाँ से तुम्हें पैसा कम आ रहा है, तुम्हारी रियासत को यहाँ से तुम्हें पैसा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आईएमएफ कहता है कि भाई फ़लाना कोई जो सेक्टर है, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर ले लें, आईएमएफ कहता है भाई आप एग्रीकल्चर से जो है वो इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, यानी इतना पैसा आप जनरेट नहीं कर रहे हैं जितनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो या तो सब्सिडी घटा लें या इसके ऊपर टैक्स लगा दें। और फिर इसी तरीके से एक वो पूरा एक समझ लें कि एक इकोनॉमिक प्लान आपको बना के देते हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमिक डॉक्टर्ड प्लान होता है वो बेसिकली कि आपकी मईशत को ठीक किया जाए। हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जब इन्हें आईएमएफ से कोई प्लान मिलता है तो ये आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराते हैं कि भाई ये वो लतीफ़े वाली कौम है जो 100 छिहत्तर और 100 गंडे भी खाएगी और एंड पे कहेगी कि भाई गंडे खिलाने वाले भी ज़्यादा कर दो, छिहत्तर मारने वाले भी 4 कर दो, कि ताकि 25 लगेंगे फिर हमें, यानी चारों एक साथ मारेंगे तो 25 चौका 100, हमारा वक्त बच जाएगा, हम जल्दी चले जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लो, पैसा हम निकाल लेंगे। बिजली के पैसे बढ़ा देते हैं, गैस के पैसे बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हैं, बात ख़त्म। तो आईएमएफ को भी तो पैसा चाहिए होता है। आईएमएफ कहता है भाई ठीक है भाई नेवर माइंड, अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना हमने तो आपको प्लान बता दिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना चाहिए उसे ये करना चाहिए कि भाई ये जो तंबाकू के हमारे तुज्जार हैं, जो एक पैसा, जो तंबाकू माफिया जो एक पैसा टैक्स नहीं देता भाई, इसको टैक्स नेट के अंदर लेके आए ना। ये जो हमारा प्रॉपर्टी बिल्डर माफिया है ये एक पैनी टैक्स नहीं देता, इसको टैक्स नेट के अंदर, इसको रेवेन्यू नेट के अंदर लेकर आए ना। इसी तरीके से बेशतर चीज़ें जिनको कि आप टैक्स नेट के अंदर ला सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे आसान काम पाकिस्तान में क्या है? सबसे आसान काम पाकिस्तान में है बिजनेस करना। आप लिटरली आपको बिजनेस करने के लिए ये करना पड़ता है कि एक मालिक मकान ढूंढे जिसकी दुकान हो कॉर्नर पे, शटर खोलें, जूना मार्केट जाएं, सामान लेके आएँ, कोई आपको पक्का बिल नहीं देगा, कोई आपको जो है वो टैक्स की रसीद नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा आपको, सही है ना। आप जाएं सामान भरें, सामान बेचना शुरू कर दें, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर कभी किसी दिन स्नैप चेकिंग में या KSC वालों का मूड दूसरी तरह हुआ, जब या LESC कर ले या हैस्को कर ले, कोई और जो आपकी मकामी कंपनी है, वो आके क्या करेगी, वो कहेगी अच्छा दुकान चला रही है, डबा पैसे कमा रही है तेरी तो भाई कमर्शियल बिजली का मीटर लगेगा। तो फिर आप कहते हैं यार 2 4 5 हज़ार लो, बस जान छुड़ाओ, ख़त्म बात। भाई ये इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, इनको क्यों आप टैक्स नेट में नहीं लाते? क्या चीज़ आपको रोकती है भाई? शौकत खानम जो है वो चैरिटी के तौर पे रजिस्टर्ड है। चैरिटीज़ का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आमतौर पे, दुनिया में तो यही कानून होता है कि वो टैक्सेशन के नेट में नहीं होती, लेकिन शौकत खानम जो है वो बाकायदा रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसे लेके काम करता है, वो मुफ्त में तो काम नहीं करता। हाँ ठीक है, मुफ्त में करते होंगे कुछ लोगों के इलाज मालजा, लेकिन शौकत खानम की सिर्फ एक लैब से जो है वो अरबों रुपए की भाई इनकम होती है साल की। कभी आज तक किसी ने कहा है इस पर? इमरान खान खुद जब आया था यार, उसने इसके ऊपर, इसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया, तो उसे पता टैक्स नेट में लेकर आ जाऊंगा तो फिर मुझे पिछले 8-10 साल का भी टैक्स देना पड़ जाएगा।
तो इसी तरीके से दूसरी तीसरी जो इदारे हैं जो कि फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, बेशक वो चैरिटी इदारे हों, यानी शौकत खानम का नाम तो भाई मैंने इसलिए लिया कि शौकत खानम तो क्लेम करता है कि हम 100% चैरिटी पे चल रहे हैं, हालांकि वो 20-30% चैरिटी पे चलते हैं। हाँ, किसी का कैंसर अगर एडवांस स्टेजेस में चला जाए या कुछ हो जाए और वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसका वाकई में मुफ्त में इलाज भी करते हैं। लेकिन जो दूसरी तीसरी लैब सर्विसेज हो गई या कोई फार्मेसी की चीज़ें हो गई या एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये वो, इनसे वो तगड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा वो गवर्नमेंट को एक भी नहीं देते। सारे का सारा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सैलरीज एंड दिस एंड दैट निकल जाती है, लेकिन कोई इस पर बात करता ही नहीं है। तो बात यह है कि भाई हमारी हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए है कि जिस आदमी के तन पर अब सतर भी जो है ना, सतर का धागा भी आपने खींचना शुरू कर दिया जिस आवाम के जिस्म से, उसको रोकें। आप टैक्स नेट में उन लोगों को लेकर आएँ जो अभी भी अरबों खरबों की, अभी मुझे यार लिटरली राइट नाउ मैंने अभी मैसेज सुना है, एक आदमी का मैसेज आया हुआ पाकिस्तान से, कहता है जी आईफोन 14 प्रो मैक्स कितने का मिलेगा, तो मुझे कितने पाकिस्तान, यानी उसकी नवाबी ये देखो कि उसे 14 प्रो मैक्स चाहिए भी और यहाँ से मैं पोस्ट करूँ उसके लिए। भाई अगले के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो फ़ोन पे खर्च कर रहा है ना, मैं भेजूंगा या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पैसा है भाई लोगों के पास। लेकिन अगेन वही मसला है, जो ऑटो कार इंडस्ट्री आप देख लें, कोई आपने कभी सुना है कोई मैकेनिक जो दुकान खोल के बैठा हुआ हो, या मैकेनिक तो छोड़ दें यार, वो तो बेचारे पता नहीं किस तरीके से अपनी रोटी रोजी पूरी करते हैं। बड़े बड़े शोरूम वाले जो हैं, जो ओन पे गाड़ियाँ देते हैं, ये ओन है या जो कुछ भी है या ऑन है, ये यार कमाल है यार, मतलब ये तो बाकायदा भत्ता लेते हैं भाई लोगों से, और इस पे एक पेनी वो टैक्स देते हैं, कुछ भी नहीं देते। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में धड़ाधड़ जो नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छाप रहा है, उसको बेचारे को अपना जो गन्ने का रस है ना उसको निकाले ही जा रहा है, निकाले ही जा रहा है, निकाले ही जा रहा है, क्योंकि लोग पैसा साइफन आउट कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी से। इस वजह से आपको ये क्रूशल हालात देखने को पड़ रहा है। पाकिस्तान ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान कुवैत नहीं है, पाकिस्तान जर्मनी भी नहीं है, फिनलैंड भी नहीं है, इसके बावजूद इतनी बड़ी इकॉनमी रखने वाला ऐसा मुल्क जिसका कि 40% रकबा जो है वो ज़रई हो, और चलो 40% पे तो काश्तकारी नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन 20-25% पे काश्तकारी होती है, उसकी सूरत हाल बेचारे की ये हो जाए कि उससे 80% दालें इम्पोर्ट करनी पड़ जाए, गंदम इम्पोर्ट करना पड़ जाए, तो भाई वो कैसे रियासत चलेगी। बताना में ये मेरे कहने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा वसाइल रखने वाला मुल्क इन हालात में आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इमरान खान की हुकूमत हो, जरदारी की या नवाज शरीफ की या किसी की, ये लोग करते ही हैं कि जब भी IMF इनसे कोई डील करता है कि हाँ जी ठीक है आपने, अब ये जो फैब्रिक बनाने वाले हैं गारमेंट्स, हम बड़ा ओ पाकिस्तान की गारमेंट ओ बल्ले बल्ले बल्ले, भाई ये अरबों खरबों की सब्सिडी लेते हैं साल की। कैसे लेते हैं कि ये गैस पर भी सब्सिडी लेते हैं, बिजली पर भी सब्सिडी लेते हैं, यानी इनको सब्सटेंशियल रेट के ऊपर पर यूनिट पैसा मिलता है। इनका दावा ये होता है कि जी हम चूँकि मुल्क का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, आपके लिए एक्सपोर्ट भेज रहे हैं, फलां कर रहे हैं, धागे बनाने वाले और फलाने, हर चीज़ के ऊपर इन्हें सब्सिडी मिलती है, चाहे वो ग्रे कार्टन हो, चाहे वो साला वाइट कार्टन हो, रॉ कार्टन हो, कार्टन सिरे से हो ही ना, पॉलिएस्टर भी हो, और यूनिट खोला है क्या बोल के कि भाई हम सारा माल एक्सपोर्ट करेंगे, और सर्व कैटर किसे कर रहे हैं, किस ऑडियंस को कर रहे हैं, जो सारी की सारी इनकी जो लोकल मार्केट है उसके अंदर सारा सामान बेच देते हैं। एक्सक्यूज़ क्या होता है कि जी वो भाई हमने तो बनाया था लेकिन वो यहाँ लोकली हमारी जब डिमांड आ गई तो अब हम क्या करें। तो ये बात बहुत गौर तलब है, बहुत अहम है, और ये अवाम को सोचनी चाहिए, ख़ास तौर पे वोट के लिए जाते हुए। वोट आप जब ऐसे लोगों को देंगे जो सारे का सारा प्रेशर आपके ऊपर डाल देते हैं, आम आवाम गरीब आवाम पे डालते हैं, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, मैं फिर यही कह रहा हूँ चाहे वो जरदारी हो, ये लोग करते ही हैं। इसी वजह से तो हमारी मुल्क का जो गरीब आदमी है उसकी बेचारे की ऐसी की तैसी हो गई है, उसके जिस्म से ना पसीना भी नहीं निकलता। अब तो वो कह रहा है भाई बस कर दो यार, क्या चाह रहे हो। और जो हमारा अमीर आदमी है वो अमीर से अमीरतर हुए चला जा रहा है। बल्ले यार ये कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी रियासत है, कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जिसके वो है ना, हलचल फिल्म का बांडिया का डायलॉग है ना कि कंपनी का दिवाला निकल गया लेकिन फिर भी फ़ायदे में चल रही है। अवाम की लंब निकाल दी है इन्होंने,
लेकिन जितने अमीर लोग हैं वो अमीर दर अमीर। आपने कभी हाल में फ़िलहाल में आपने सुना है कि कोई अमीर आदमी, अमीर से मुराद जिसके कोई ये टेक्सटाइल के यूनिट चलते हों या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसका कारोबार हो या लोकली उसका बिजनेस हो, कि वो बेचारा जो है वो टके टोकरी हो गया हो कि यार हमारी तो वैल्यू ही कुछ नहीं रही, ये नहीं रहा वो। अगर फ़र्क पड़ा भी है ना तो ये फ़र्क पड़ा है कि भाई जो 10 अरब की वैल्यू है ना, वो अगर अब $1 लाख जितनी हो गई है या 10 लाख डॉलर जितनी हो गई है, तो उसके पास अगर पहले 15, वो पहले 10 अरब कमा रहा था तो अब वो 20 अरब कमा रहा है। अब उसकी 20 अरब की वैल्यू $10 लाख जितनी है। इतना फ़र्क पड़ा है और कुछ भी नहीं। तो भाईजान आपसे गुजारिश सबसे यही है कि वोट जब आप दें ना तो बहुत सोच समझ के और बहुत ही नज़रियाती खतूत के ऊपर और दयानत को मयार बना के दें। ये बना के ना दें ओ कोई नहीं इन्हें काट देना, ओ भाई फिर देख लो जिसने कर देना उसने फिर कर ही दिया ना, फिर अब जाओ जाके भुगतो। 300 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल आने को है और बातें तो अब ये हो रही हैं कि जितने का यानी $1 का 1 लीटर पेट्रोल होगा। कोई आदमी, कोई एक पार्लियामेंटेरियन ऐसा है जिसने खड़े होकर ये कहा हो कि यार तुम ये क्यों ये सारे का सारा लोड आवाम के ऊपर डाल रहे हो। ये जो हमारी, जैसे मैंने पहले कहा कि वीट माफिया है, तंबाकू माफिया है, चीनी माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, इन लोगों के ऊपर ये वेट क्यों नहीं डालते, इन लोगों के ऊपर ये वजन क्यों नहीं डालते, इनकी दाढ़ों से जबड़ों से पैसा क्यों नहीं निकालते, क्यों इनसे नहीं पूछते कि ये मलिक रियाज ठेकेदार होता था, ये आम सा ठेकेदार था, आज ये फिर यार मुंह से निकल जाएगी कोई, लेकिन आज ये साला पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा वो बन के बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी टाइकून, और कोई इससे पूछने वाला नहीं। अपने मुंह से बड़े फ़ख्र से टीवी पे बैठ के कहता है जी मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। बंदा पूछे भाई तेरे पहिए आए कहाँ से भाई तेरे पास, तो इसका तो हिसाब दे। वीडियो आपने देखी साहब, बस रोना ही रोना है जी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह निगहबान।